हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज के PT 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट का है। इसमें अभी इसके काफ़ी सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो पार्ट है इसका ये फाइनल पार्ट होगा, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको कवर किया जाएगा। चलिए, तो शुरू करने के पहले आपको बता दें इसके टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। टॉपिक के साथ साथ उसके सब टॉपिक को भी देख लेते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी। चलिए, तो इनको देख लेते हैं कि इसमें आपदा प्रबंधन कौन सा है। आपदा प्रबंधन में आता है आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, रिस्क टिपिंग पॉइंट, हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, भूकंपीय झटके, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन, भारत में हीट वेव या समुद्री हीट वेव, चक्रवात, सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली, एनोर क्षेत्र में तेल का रिसाव, आपदा से संबंधित अन्य सुर्खियों में रहे संस्थान संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय आते। अब आता है भूगोल। भूगोल में एल्निनो, दक्षिणी दोलन, इंडियन ओशन डाइपोल, पैसिफिक डेकाइल ओसिलेशन, हिमालयन का भूविज्ञान, वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट, अटलांटिफिकेशन, इंडियन ओशन जियोइड लो, ज्योति, ध्रुवीय ज्योति, सुर्खियों में रही अन्य शब्दावलियाँ, सुर्खियों में रहे स्थल, जिसमें भौगोलिक विशेषताएं भारत के संदर्भ में और भौगोलिक विशेषताएं अंतर्राष्ट्रीय और सुर्खियों में रहे देश रहेंगे। तो ये आज के हमारे दो मेजर टॉपिक हैं, जिसमें आपदा और पर्यावरण ज्योग्राफी के संदर्भ में टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए, तो एक एक करके एक दूसरे को टॉपिक को कवर करने के साथ ये जो श्रृंखला है इसकी इन्वायरमेंट की वो फिनिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी आएगी सोशल इकोसिस्टम की शायद आएगी, तो उसको कवर किया जाएगा। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन की सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और CDRI के बीच हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट का अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में जानते हैं कि इसे 2022 में मंत्रिमंडल के CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी, और यह है आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार उन्मुक्ति कानून 1947 की धारा 3 के तहत अपेक्षित छूट उन्मुक्ति विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए दी गई है। यह कानून संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों अभिशमन को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है, और इस समय संयुक्त राष्ट्र को महासभा ने 1946 में अपनाया था। यह जो संयुक्त चार्टर है उसे संयुक्त राष्ट्र और उनके अधिकारियों के UN के प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में कानूनी अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है, और UN को अपने कार्यों को करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। भारत द्वारा HQA पर हस्ताक्षर करने के लिए CDRI को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था के रूप में पहचान प्राप्त होगी, जो कि वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संपन्न करेगा। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है CDRI के बारे में कि CDRI आखिर होता क्या है। CDRI की जो स्थापना है इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत में प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम को सामना करने के लिए अवसंरचना प्रणालियों को लचीलेपन का बढ़ावा देना है, ताकि संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके। इसमें सदस्य में वर्तमान में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी संगठन के इसके सदस्य होते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखा जाए तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के तालमेल में कार्य करता है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये वैश्विक अवसंरचना पर द्विवार्षिक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग रेजिलियंस डिविडेंड आता है। संबंधित सुर्खियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहली आती है लचीली अवसंरचना, जिसका आशय खतरनाक घटनाओं, आघातों को सहने, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने और उभरने में सक्षम अवसंरचना से होता है। लचीलेपन के लिए अवसंरचना में देखा जाए तो यह एक ऐसी अवसंरचना होती है जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए नए प्रणालीगत जोखिम पैदा न करे। प्रकृति आधारित अवसंरचना समाधान में ये अवसंरचना की रक्षा भी करते हैं और अवसंरचना संबंधी सेवा भी प्रदान करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम होती है, और ये पर्यावरणीय अखंडता को, जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक भलाई को भी सुनिश्चित करते हैं। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है रिस्क टिपिंग पॉइंट के बारे में कि आखिर रिस्क टिपिंग पॉइंट है क्या और ये सुर्खियों में क्यों रहा है। इसके संदर्भ में जानते हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट जो है उसे इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के कई मामलों में तेजी से रिस्क टिपिंग पॉइंट को पहुंच रहा है।
यह जो पॉइंट है, यह रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है और यह संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र की एक अकादमिक शाखा है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। यह संस्था एक वैश्विक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और इस मिशन को पर्यावरणीय खतरों और वैश्विक बदलाव से संबंधित जोखिमों एवं अनुकूल पर अनुसंधान करना होता है। रिस्क टिपिंग पॉइंट के बारे में कि रिस्क टिपिंग पॉइंट जो है वह सीमा होती है जिसे पार करने के लिए एक सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली जोखिमों का सामना करने की अपनी क्षमता खो देती है और ऐसा होने पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। और इसके अंतर्गत 6 तरीके के रिस्क टिपिंग पॉइंट आते हैं। पहला आता है प्रजातियों की विलुप्ति का होना, कि यह स्थिति श्रृंखलाबद्ध दुष्प्रभावों को जन्म देती है और इस पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली का पतन होने लगेगा। दूसरा आता है भूजल स्तर में गिरावट होना, जो कि इसमें भूजल प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि खाद्य आपूर्ति के लिए संकट पैदा कर सकता है। और भारत में लगभग 70% सिंचाई भूजल से होती है। पर्वतीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि और अंतरिक्ष मलबे के कारण कई उपग्रह नष्ट हो रहे हैं। असहनीय गर्मी होती है और इंश्योरेंस फ्यूचर, जो कि यह तब स्थिति उत्पन्न होती है जब तूफान, बाढ़ और आग जैसी गंभीर खतरे की बीमारी या बीमा को लागत को इतना बड़ा अधिक कर दे कि यह सुलभ और किफायती नहीं होगी। और यह जब कुछ जोखिम कुछ क्षेत्रों में उचित मूल्य की बीमा की पेशकश नहीं करती है तो इन क्षेत्रों को अनइंश्योरेंस माना जाता है। रिस्क टिपिंग के पॉइंट के जो चालक होते हैं उनमें आता है मानव जनित गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस का होना, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन और अपर्याप्त सहयोग का होना, बढ़ती वैश्विक मांग का दबाव, विकास और आजीविका के अवसरों में असमानता आदि इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के कारण क्या है, कि आखिर यह बाढ़ जो आती है वह किस कारण से आई और ऐसी क्या घटना हुई है, मतलब कि क्या घटना हुई है कि इसमें हिमनदी झील टूट गई है। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि सिक्किम में हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ की घटना घटित हुई है और यह घटना जो हुई है वह दक्षिण लिहोनक झील के दक्षिण तटबंध के टूटने के कारण हुई है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण को देखा जाए तो पहला तो आता है कि हिमनद का पिघलना, कि सिक्किम के दक्षिण हिलोनक झील की काफ़ी ऊंचाई पर हिमनद में स्थित है और जलवायु के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते लिहोनक झील में जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। पहला रीजन आता है। दूसरा रीजन आता है कि हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ की घटना के संदर्भ में कि यह हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के कारण हिमनदी झील में जल की मात्रा चरम बिंदु पर पहुंच जाती है और तब हिमनदी झील के तटबंध टूट जाते हैं। इसके कारण आई बाढ़ को GALOF कहते हैं और इस घटना में बादल फटने के कारण अत्यधिक वर्षा की भूमिका होती है। चुंगथांग बांध के संदर्भ में कि यह बाढ़ का लाचीन नदी से होते हुए चुंगथांग तीस्ता की थर्ड के जल विद्युत परियोजना तक पहुंच गया और यह चुंगथांग बांध में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति और गंभीर हो गई है। हिमनदी झीलों में और GLOF के बारे में कि हिमनदी झीलें ये जल के बड़े भंडार होते हैं जो झीलों का निर्माण पिघलते हिमनद के सामने ऊपर या नीचे भी हो सकता है। GLOF किसी भी कारण हिमनदी झील में एकत्रित जल के अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में तीव्र प्रवाह के चलते निचले इलाकों में आने वाले प्रचंड बाढ़ को ही GLOF कहा जाता है। यह भारत GLOF संबंधी सुविधता को देखा जाए तो हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय आकलन की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक वैश्विक तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि से हिमनदों का विस्तार 2015 की तुलना में 30 से 50% कम हो गया और भारत में पिछले दशक के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में GLOF की कम से कम 3 अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं, जैसे केदारनाथ 2013 में, चमोली 2021 में, सिक्किम 2023 में यह घटना हुई है। भूकंपीय झटके के बारे में देखा जाए तो आइसलैंड में 24 घंटों में भूकंप के 2200 झटके दर्ज किए हैं। अब जानते हैं कि भूकंप और भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के बारे में कि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनसे होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें, जिनमें P तरंगें होती है जिसे प्राइमरी तरंगें कहते हैं और S तरंगें जिसे सेकेंडरी तरंगें कहते हैं, तथा धरातलीय तरंगें जिसे रेले या लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों को होने के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसमें भूकंप की कार्यप्रणाली को देखते हैं, जैसे कि इसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है तो यहाँ से ये तरंगें आ रही हैं। तरंगों में यहाँ पर P तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं।
फिर इसके बाद एस तरंगें पहुंचती हैं, फिर इसके बाद धरातलीय तरंगें सबसे अंत तक पहुंचती है और एस पी तरंगों का मध्य समय अंतराल होता है। तो ये तरंगों का एक पहुंचने का क्रम है। तो सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? पी तरंगें या प्राइमरी तरंगें के नाम से जाना जाता है, जो कि ये तरंगें होती हैं जैसे कि जीरो बैकग्राउंड नॉइज पर जी भूकंप जो आते हैं वह जीरो डिग्री के आते हैं, मतलब जीरो लेवल के भूकंप आते हैं। और जो आपका पहली पी तरंगें 2 मिनट पर आती हैं, वहाँ पर सबसे पहले पहुँचती हैं। पहली एस तरंगें में 4 मिनट पर आती है। और जो ये जो धरातलीय तरंगें होती हैं जिसे लव या रेले तरंगें कहा जाता है, वह पृथ्वी के ऊपरी भाग का पूरा चक्कर लगाकर सबसे अंत में पहुंचती है। और एस ओ पी के मध्य अंतराल 2 मिनट में थोड़ा कम, जो कि भूकंप विज्ञानी को बताता है कि भूकंप उद्गम कितनी दूर था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। भूकंपीय झटके के बारे में देखा जाए तो ये हल्के हल्के भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के मामले में मुख्य भूकंप के पहले, मुख्य भूकंप के दौरान और मुख्य भूकंप के बाद संबंधी भूकंपीय पैटर्न नहीं होता है। और हल्के हल्के भूकंपीय झटकों की जो श्रृंखला होती है वह घंटों, दिनों, यहाँ तक कि हफ्तों तक भी देखी जा सकती है। और इनमें अधिकतर कम से मध्यम तीव्रता घटक शामिल होते हैं और इस दौरान बड़े भूकंप भी आ जाते हैं। ये अक्सर भूपर्पटी के भीतर अपेक्षाकृत कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं और ये सामान्यतः मौजूदा भ्रंश प्रणाली उत्पन्न करते हैं जो निरंतर और तनाव बना रहता है। आइसलैंड में इस भूकंप के कारण को देखा जाए तो यह मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्रों में प्लेट की अपसारी गति के कारण हल्के हल्के भूकंपों में लगातार झटके आते हैं। साथ ही इन प्लेटों की अपसारी गति के कारण हॉटस्पॉट का निर्माण होता है और इन हॉटस्पॉट के माध्यम से गर्म पिघली हुई चट्टान का एक ऊर्ध्वाधर प्रवाह मंडल में प्रस्फुटित होकर बाहर निकलने का प्रयास करता है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक तट पर स्थित है और इस प्रकार यह यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है। माउंट फ्रागाडेल्फियाक और एलिया फ्लाइटू ज्वालामुखी आइसलैंड के 2 भूकंपीय क्षेत्र होते हैं। अब आता है संबंधित सुर्खियों में, जिसमें आता है कॉस्मेसिक आइनोस्फेरिक पर्टर्बेंसेस के बारे में या CIB के बारे में। एक अध्ययन के अनुसार कम तीव्रता के भूकंप भी आयनमंडल में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। भूकंप आइनोस्फेरिक पर्टनेबल या विक्षोभ उत्पन्न करता है जिसे CIB कहा जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्ध्वाधर क्रिस्टल हलचलें वायुमंडल में ध्वनिक तरंगों को चक्रीय करती है और ये तरंगें ऊपर की ओर फैलकर आयनमंडल तक पहुंचती हैं, जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट के उपग्रहों पर जमीन पर स्थित उनके रिसीवर के लाइन ऑफ साइट के इलेक्ट्रॉन्स में बाधा पैदा करती है। CIP की मदद से अंतरिक्ष में जमीन पर भूकंप के स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त स्थिर उपग्रहों का उपयोग करके एक भूकंप के पूर्व संकेतों को समझने में मदद मिलती है। हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन, लैंडस्लाइड इन हिमालय में, इसमें यहाँ पर किस तरीके से होता है और हाल ही में कौन सा घटनाक्रम रहा है जो कि चर्चा का विषय है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से कुछ मजदूर अपने अंदर फंस गए हैं। सुरंग ढहने का हादसा उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा बारकोट सुरंग के भूस्खलन के कारण हुआ है। अन्य संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सिलक्यारा बारकोट सुरंग दक्षिण पूर्व में अवस्थित यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर स्थित धरासू से जोड़ेगी और यह 4 धाम 12मासी सड़क परियोजना का हिस्सा है। और सुरंग ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही है जहां चूना पत्थर तथा अन्य मुलायम चट्टानें इनमें ढलने की प्रवृत्ति होती है। ये फ्रैक्चर या नाजुक चट्टान या ढीले पेच के माध्यम से पानी का रिसाव आदि ठहरने में संभावित कारण होते हैं। अब आता है कि हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना आखिर अधिक क्यों है। जैसे भूगर्भीय क्षेत्र के संदर्भ में कि विविध भूगर्भ वैज्ञानिक संरचनाएं जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें और भ्रंश रेखाएं शामिल हैं और भूकंपीयता का उच्च प्रसार होना। आकृति संबंधी में आता है कि विशेष रूप से शिवालिक क्षेत्र में बजरी और जलोढ़ के असंगठित तलछट के पहाड़ निर्माण के लिए अनुपयुक्त होते हैं और उच्च जल स्तर के कारण ये ढीले पेंच के माध्यम से पानी का रिसाव होता है। जलवायु कारण को देखा जाए तो यह सुरंगों के अंदर तथा आसपास बर्फ जमा होना होता है और बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं होती हैं। और मानव जनित के संदर्भ में आता है कि यह पर्याप्त जांच सहित इष्टतम डिजाइन और निर्माण करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, जिनमें परमाक्रास्ट क्षेत्र में विचलन शुरू हो जाता है। चलिए तो एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं हिमालय और आल्प्स पर्वत श्रृंखला का। जैसे कि जो हिमालय की जो आयु है वह अपेक्षाकृत नवीन 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले की है और आल्प्स पर्वत की जो आयु है वह प्राचीन 65 मिलियन वर्ष के पहले की है।
इनका निर्माण जो है वह भारतीय और यूरोपीय प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम होता है और इनका जो होता है वह अफ्रीकी और यूरोपीय प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम होता है। विवर्तनिक गतिविधि को देखा जाए तो विवर्तनिक गतिविधि जारी और या भूकंप सक्रिय क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर विवर्तिक रूप से सक्रिय लेकिन कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र होता है। भूवैज्ञानिक विशेषताओं में देखा जाए तो हिमालय में गहरी घाटियाँ और ऊंची चोटियाँ सहित ऊबड़ खाबड़ संरचना वाला नवीन भूभाग है और आल्प्स में देखा जाए तो यू आकार की घाटियों से युक्त पुरानी और घिस चुकी चोटियों वाली पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। अब इसके अंतर्गत ये प्रमुख इसमें एक तुलनात्मक तौर पर आता है। अब आता है कि भूस्खलन से निपटने के लिए आखिर कौन कौन पहलें शुरू की गई हैं। जैसे पहली पहल आती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की संवेदनशीलता का मानचित्रण किया गया। साथ ही लैंडस्लिप परियोजना के तहत एक भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी विकसित की गई है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति और दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरंग निर्माण की तकनीकों को देखा जाए तो सुरंग निर्माण की प्रमुख तरीके क्या होती है। जैसे एक तकनीक आती है पारंपरिक तरीके को, दूसरी आती है यंत्रीकृत तकनीक। यह पारंपरिक तरीके के अंतर्गत आता है कि ड्रिल और ब्लास्ट विधि जो कि चट्टानों में छेद करना, चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करना होता है। इससे अवांछित घटनाओं को संभावित जोखिम रहता है। हिमालय जैसे स्थानों में सुरंगों के निर्माण में इस विधि का उपयोग किया जाता है और अन्य तरीके में देखा जाए तो यह न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्निंग मेथड और ड्रेनेज रिफोर्समेंट एक्सक्यूवेशन सपोर्ट सिस्टम पर या ड्रेस सिस्टम पर आधारित होती है। टनल बोरिंग सिस्टम वो होता है जहाँ पर एक रोटेटेड हेड का उपयोग करके सामने में चट्टानों को तोड़ा जाता है और खोदी हुई चट्टानों के सिर में पहले से निर्मित कंक्रीट के खंडों को लगाया जाता है। यह DBM की तुलना में अधिक महंगी होती है लेकिन ये अधिक सुरक्षित होती है और दिल्ली मेट्रो के लिए भूमिगत सुरंगों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है कि रेड होल माइनिंग आखिर होती क्या है, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय था कि उत्तरकाशी में जब टनल हादसा हुआ था उस टाइम पे फंसे सुरंगों को निकालने के लिए रेड होल माइनिंग का उपयोग किया गया था। रेड होल माइनिंग में ज़मीन में संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है। ये सुरंगें आमतौर पर इतनी कम चौड़ाई की होती है कि केवल एक व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकता है। इन सुरंगों को कोयले जैसे खनिजों में निकालने के लिए बनाया जाता है और देश में सबसे ज़्यादा रेड होल माइनिंग मेघालय में होती है। इस कारण वहाँ पर पाए जाने वाले कोयले का संस्तर पतला हो जाता है। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2014 में रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस प्रतिबंध को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया गया था। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस विधि के माध्यम से कोयले का खनन खान और खनिज अधिनियम तथा खनिज रियायत नियम 1960 के तहत किया जाता है तो NGT का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। और रेड होल माइनिंग से जुड़े मुद्दे में देखा जाए तो मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण, खराब वेंटिलेशन, बच्चों की भागीदारी आदि आता है। भारत में हीट वेव सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टीम भारत में हीट वेव से अधिक प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। राष्ट्रीय IMD के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ संयुक्त रूप से गर्मी की चेतावनी जारी करता है और इस कलर कोड के रूप में जारी की गई प्रभाव आधारित चेतावनी भी होती है जो 4 रंगों में वर्गीकृत होती है, जिसमें आता है ग्रीन अलर्ट जो कि सामान्य दिन होता है, फिर आता है उसके बाद हीट अलर्ट जो येलो अलर्ट होता है और यहाँ पर गर्मी के बारे में चेतावनी देती है, और ऑरेंज अलर्ट जो होता है दिन भर के लिए सीवियर या गंभीर हीट अलर्ट होता है। रेड अलर्ट जो कि दिन भर के लिए एक्सट्रीम या चरम हीट अलर्ट होता है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता है जो विभिन्न का अलग अलग तरीके से होता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत के हीट वेव से निपटने के लिए आखिर क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जैसे गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे जारी किया था। यह हीट वेव गर्मी में संबंधित बीमारियों और उनके प्राथमिक से तृतीयक स्तर पर प्रबंधन से पैदा हुई चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करता है। इस रूपरेखा में इसमें दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। भारत में हीट वेव की पहचान के संदर्भ में देखा जाए तो हीट वेव की स्थिति कब मानी जाती है, इसमें कब अधिकतम तापमान होता है। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का जो तापमान होता है वह 40 डिग्री सेल्सियस होता है और 30 डिग्री सेल्सियस पहाड़ी क्षेत्र का होता है।
जो हीट वेव की स्थिति कम प्रभावी कम मानी जाती है जब टेम्परेचर सामान्य से अधिक तापमान पर होता है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब कि ये बीच में इस सिचुएशन में होता है तो सामान्य अधिक तापमान होता है। और सामान्य से अधिक तापमान तब होता है जब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक या 5 से 6 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक की स्थिति हो जाती है। इसी तरीके से हीट वेव की प्रभावी कब माना जाता है उसके संदर्भ में हीट वेव की स्थिति को आखिर कब घोषित किया जाता है। हीट वेव को सभी स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पे हीट वेव की स्थिति को घोषित करते हैं। और तटीय स्थानों पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में कि यह विभाग मौसम विज्ञान भूकंप से संबंधित विषयों पर एक सरकारी एजेंसी है जिसे 1875 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसमें 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक के रूप में कार्य करता है। समुद्री हीट वेव के बारे में समुद्री हीट वेव जो है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमान के अनुसार महासागरों पर प्रभाव डालने वाली समुद्री हीट वेव की वर्तमान घटनाएं 2024 में जारी हो गई है। समुद्री हीट वेव के संदर्भ में देखा जाए तो जब समुद्री सतह पर तापमान लंबे समय तक लगातार असामान्य रूप से उच्च बना रहता है तो समुद्री हीट वेव के नाम से जाना जाता है। और हाल के दिनों में हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव की घटनाएं घटित होती हैं। यह जो है घटनाएं तब घटित होती है जब समुद्र के किसी क्षेत्र विशेष के सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बनता है और इनकी उत्पत्ति एल नीनो की परिघटना में सहायक भूमिका निभाती है। इनकी मुख्य विशेषताओं में आता है कि यह जो हीट वेव के संदर्भ में कि यह कुछ हफ्तों एवं वर्षों में जारी की जाती है और इनका प्रभाव समुद्री तटीय क्षेत्रों से लेकर महासागरों तक देखने को मिलता है। इनके प्रभाव में इसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर होता है जो कि निम्नलिखित प्रभाव मिलते हैं कि कई समुद्री प्रजातियों की मौत हो गई हो, समुद्री प्रजातियों के प्रवास में मौलिक रूप से काफ़ी बदलाव आया है, प्रवाल व्यंजन की घटना में वृद्धि हुई है, मौसम के पैटर्न का नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। मनुष्यों पर इनके कारण समुद्री तूफानों की प्रबलता में बदलाव आता है जिसके चलते तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। साथ ही इनके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और हरिकेन की तीव्रता एवं बारंबारता में वृद्धि होती है और इनका वर्षण बंगाल की खाड़ी में इनकी सक्रियता के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। साइक्लोन के बारे में साइक्लोन जो है वह भीषण चक्रवाती तूफान माईचोंग के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर व्यापक क्षति पहुंची हुई है। चक्रवात माईचोंग बंगाल की खाड़ी के ऊपर वर्ष का चौथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह म्यांमार में माईचोंग नामक नाम प्रस्तावित है जो लचीलेपन और दृढ़ता को दर्शाता है। चक्रवात के नामकरण को देखा जाए तो चक्रवातों को नाम देने वाली नामकरण और चेतावनी जारी करने के लिए 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र सौंपी गई है और यह 6 केंद्र जो है वह भारतीय मौसम विज्ञान संगठन में शामिल है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों की जो शुरुआत हुआ है वह सितंबर 2004 में हुई है। चक्रवात कैसे बनते हो और किसे बनते हैं इनके बारे में क्या हवा की एक व्यापक प्रणाली होती है जो कम दबाव वाले क्षेत्रों से की ओर चारों ओर घूमती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चक्रवात एक विशिष्टता है कि यह वायु अंदर की ओर घूर्णन करती है और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। इनके निर्माण में निम्नलिखित स्थितियाँ अनुकूल होती है जैसे 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह हो, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवन की गति, आंशिक बदलाव, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण होता है। हाल ही में रहे सुर्खियों में रहे चक्रवात के अंतर्गत आता है। पहला आता है चक्रवात इल्सा। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर दस्तक देता है। चक्रवात मोका सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत म्यांमार तट पर दस्तक दी है। चक्रवात में वायु की गति जो है वह 222 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। चक्रवात मिथली यह तूफान बांग्लादेश के तट पर पार करने के बाद कमजोर होकर गहन अवदाब या फिर अवदाब में बदल जाता है और बहुत ही कम निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चारों ओर उच्च वेग युक्त पवनें कुंडली के रूप में रहती हैं तथा चक्रवाती तूफान इन्हें कहा जाता है। गहन अवदाब की स्थिति में
वायु की निरंतर अधिकतम गति 28 से 33 समुद्री मील के बीच होती है और चक्रवाती अवदाब एक चक्रवाती विक्षोभ होता है जहाँ पर सतह पर वायु की अधिकतम गति 17 से 33 समुद्री मील के बीच होती है। अब आता है फुजियारा इफेक्ट के बारे में। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब भी एक दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेन या चक्रवात करीब आते हैं तो वह अपने साझा केंद्र की ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं और ये दो चक्रवातों के बीच एक जो क्रिया होती है उसे फुजियारा प्रभाव कहा जाता है। यह अति विशाल चक्रवात का निर्माण करते हैं जो समुद्र पर व्यापक विनाश करने में सक्षम होते हैं और इसे पहली बार 1964 में मैरियो कैथी के विलय से हुआ था और 1921 में इसका प्रभाव सबसे पहले जापान के शुकेहिरा फुजियारा में किया गया था। सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में, ये जो प्रणाली है उसे 30% तक भूमि क्षेत्र में अलग अलग स्तरों पर सूखा देखा गया। यह सूखा पूर्व अग्रिम सूखा चेतावनी जो है यह भारत का पहला रियल टाइम आधारित सूखा निर्धारित प्लेटफॉर्म है जो कि IIT गांधीनगर की वाटर एंड क्लाइमेट लैब द्वारा किया जाता है और ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भागीदारों का नेटवर्क है जो प्रासंगिक साझा करता है और कार्यवाही का समन्वय भी करता है। अब आता है कि भारत में सूखे की निगरानी के संदर्भ में कि NADAMs राज्य, जिला या उप जिला के स्तर पर कृषि आधारित सूखे की व्यापकता, गंभीरता के स्तर और निरंतरता पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यह फसल उपज क्षेत्र की फसलों के पूर्वानुमान के लिए फसल परियोजना की शुरुआत की गई है। सूखे के बारे में यह प्राकृतिक जलवायु चक्र के एक लंबी अवधि सूखा कहा जाता है और सूखा वह वर्ष होता है जब वर्षा की मात्रा में होने वाली कमी लंबी अवधि की औसत मान से 10% कम हो और यह 20% से अधिक क्षेत्रों में गंभीर सूखे दोनों से प्रभावित होते हैं और भारत में 68% से अधिक फसली क्षेत्र सूखे के प्रति शोभित है। सूखे का वर्गीकरण है 3 तरीके से होता है: मौसम संबंधी विज्ञान संबंधी सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा और कृषि संबंधी सूखा आता है। अब आता है एन्नोर क्षेत्र में तेल रिसाव के बारे में। चक्रवात माईचोंग के कारण आई बाढ़ के लिए चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ है। तेल रिसाव से आशय तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसकर आसपास के पर्यावरण विशेष से समुद्री क्षेत्रों में फैलने से होता है। तेल का रिसाव निम्नलिखित कारणों से होता है कि गर्मियों की गलती की वजह से उपकरणों का टूटना, तेल को गैरकानूनी रूप से डंप करना, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आदि होता है। तेल रिसाव के प्रभाव में देखा जाए तो यह स्तनधारी जीवों को फर की ऊष्मारोधी क्षमता को नष्ट कर देता और यह पक्षियों के पंखों के जलरोधी गुणों को भी प्रभावित करता और उन्हें उड़ने में परेशानी होती है। तेल रिसाव को रोकने के लिए उठाए गए कदम जैसे भारत ने उठाए, पहला तो आया है भारत के संदर्भ में कि यह भारतीय तटरक्षक बलों में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा कंटीजेंस प्लान तैयार करना और दूसरा मर्चेंट सिविल अधिनियम 1958 के तहत तेल रिसाव को समुद्र के प्रदूषण में रोकने, नियंत्रण और उपाय करने का प्रावधान किया गया। वैश्विक स्तर पर पहल के संदर्भ में देखा जाए तो यह समुद्री जीवन की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन लागू किया गया और जलपोतों से समुद्री पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इससे संबंधित सुर्खियां जैसे कि राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना। यह जो योजना है वह भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने गुजरात के बाडीनगर में 25वीं बैठक की अध्यक्षता की और इसे 1996 में ICG द्वारा जारी किया गया और ICG जो है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका उद्देश्य तेल रिसाव का पता लगाना और रिपोर्टिंग के प्रभाव प्रणाली सुनिश्चित स्थापित करना होता है। अब आता है आपदा से संबंधित अन्य सुर्खियों में। पहली आती है बादल फटना, जिसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यदि किसी स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तो उसे बादल फटना या मेघ प्रस्फुटन कहा जाता है। यह विस्तार स्थानीय प्रकृति की किंतु तीव्र वर्षा परिघटना होती है जो लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में घटित होती है। बादल फटने की घटना कपासी वर्षी मेघ की मुख्य भूमिका होती है जो हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अब आता है कि हिमस्खलन जो कि सिक्किम के गंगटोक नाथुला सड़क मार्ग पर हिमस्खलन के कारण कई पर्यटकों की मौत हो गई। हिमस्खलन चट्टानी मलबे सहित हिम का ढलान से तेजी से नीचे की ओर संचालन होता है और हिमस्खलन तब होता है जब हिम का अस्थिर खंड ढलान के टूटकर अलग हो जाता है।
इसके कई प्रकार हैं, जैसे चट्टानी हिमस्खलन जो है इसमें टूटे हुए चट्टान के टुकड़े होते हैं। बर्फ हिमस्खलन में ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र होते हैं और मलबा हिमस्खलन में असमेकित सामग्री जैसे पत्थर और मिट्टी शामिल होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, यह जो प्राधिकरण है इसकी शुरुआत 2023 से 2026 की अवधि के बीच भूस्खलन आपदा रोकथाम पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वैश्विक मान्यता मिली हुई है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का अध्यक्ष होता है, NIDM का अध्यक्ष होता है। सुर्खियों में रहे संस्थान या संगठन जिसमें आता है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना है 1999 की गई। इसकी स्थापना आपदा जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए, और अब यह सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में सहायता करता है। जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि यह सेंडाई फ्रेमवर्क में 2015 से 2030 तक के कार्यान्वयन में समर्थन, निगरानी और समीक्षा का कार्य सौंपा गया। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्रवाई का समन्वय भी करता है। कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स और उनके अवलोकन को देखते हैं, जैसे दिव्यांगजनों और आपदाओं पर वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जो कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रणनीतियों में दिव्यांगजनों और उनके मुद्दों को शामिल करने की में हुई प्रगति को समझना है, जो कि सर्वेक्षण 2013 में वैश्विक सर्वेक्षण की अगली कड़ी होती है। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 10 वर्षों में दिव्यांगजनों और उनके मुद्दे को शामिल करने की दिशा में सीमित प्रगति की हुई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक आकलन रिपोर्ट, जो कि इस रिपोर्ट की जो थीम रही है वह सतत विकास लक्ष्यों के लिए लचीलापन की मानचित्रण करना और पिछले 50 वर्षों में दर्ज की गई आपदाओं की 5 गुना वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत भारत का हीट एक्शन प्लान और मरुस्थलीय क्षेत्र में रोकने के लिए साहेल क्षेत्र का ग्रेट हीट वॉल पहल आदि शामिल आती है। यहाँ पर आपदा से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक आता है, जिसमें आता है पहले नंबर पर एल नीनो का दक्षिणी दोलन या एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन या इंसो के बारे में। नेचर की साइंटिफिक रिपोर्ट ने एल नीनो के दक्षिणी दोलन के संदर्भ में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की क्षेत्रीय और अस्थायी परिवर्तनशीलता का खुलासा किया हुआ है। चलिए तो इंसो के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद एल नीनो के बारे में जानते हैं। इंसो जो है एक जलवायु परिघटना होती है। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर महासागरीय क्षेत्र में गर्म होती है और इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं एवं चरण होते हैं, जिसमें एल नीनो जो होता है वह इस दौरान मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है और समुद्री सतह का तापमान औसत से अधिक होता है और प्रत्येक 2 से 7 वर्षों में देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो है वह एशिया में सूखा और कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण वैश्विक मानसिक औसत महासागरीय तापमान में हाल ही में अब तक में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ला नीना जो कि इस दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह में ठंडी हो जाती है और समुद्री सतह का तापमान औसत से कम होता है। यह मानसूनी वर्षा में इसकी वृद्धि होती है। तटस्थ स्थिति को देखा जाए तो इस दौरान ना तो एल नीनो की घटना होती है, ना ही ला नीना की स्थिति होती है। इस दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का SST लगभग औसत के करीब होता है। एल नीनो और मानसून से संबंधित देखा जाए, इंसो और भारत में मानसून की वर्षा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। कि एल नीनो और मानसून के बीच संबंध को देखा जाए तो 1901 से 1940 के दौरान भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव सामान्य स्तर से धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह 1980 तक यह स्थिर बना रहा और 1981 से 2018 तक लगातार इसके प्रभाव में कमी आई है। इसके प्रभाव में कमी होने का कारण पहला आता है संपूर्ण यूरेशिया की सतही तापमान में वृद्धि, उत्तरी अटलांटिक के ऊपर जेट स्ट्रीम धाराओं का मजबूत होना और ध्रुवों की ओर खिसकना, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि होना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सतही परिसंचरण पैटर्न में बदलाव आता है। और इसमें प्रशांत महासागर में एल नीनो की जो अवस्थिति है वह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है इंडियन ओशन डाइपोल, पैसिफिक डिपाइन ऑसिलेशन, अटलांटिक मेरिडियन ऑसिलेशन और अटलांटिक जोनल मोड आता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। इंडियन ओशन डाइपोल जो है वह UNOCHA के अनुसार एल नीनो एक धनात्मक IOD सामान्य से अधिक वर्षा का कारण बनता है, वर्षा और बाढ़ का कारण बनता है।
आईओडी के बारे में, जो इंडियन ओशन डाइपोल है वह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर से होता है, इसलिए इसे द्विध्रुव कहा जाता है और इसे इंडियन नेनो के नाम से भी जाना जाता है। इनके 3 चरण हैं। पहला तो आता है धनात्मक चरण, दूसरा ऋणात्मक चरण और तीसरा तटस्थ चरण होता है। धनात्मक चरण में यह तब होता है जब हिंद महासागर पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के अफ्रीकी तट पर वर्षा कराने में मदद करता है, जिनमें इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा में कमी आती है। ऋणात्मक चरण, इसमें पश्चिमी हिंद महासागर में ठंडा होने और पूर्वी हिंद महासागर के गर्म होने के कारण ऋणात्मक स्थिति बनती है और इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी अफ्रीका में शुष्कता की स्थिति उत्पन्न होती है। तटस्थ चरण, जिसके अंतर्गत इसमें संपूर्ण हिंद महासागर के तापमान में सामान्य से करीब होती है और इसकी तटस्थ स्थिति आईओडी कहा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल वास्तव में पश्चिम में वाकर परिसंचरण के विस्तार प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की ओर से संबंधित गर्म जल के प्रवाह के माध्यम से एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है। वाकर परिसंचरण या सर्कुलेशन उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर परिसंचरण करता है। इस तरीके की स्थिति होती है, जो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति को इसके संदर्भ में ही दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है पैसिफिक डेकालाइट ओसिलेशन के बारे में। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और पैसिफिक डेकाइड ओसिलेशन का मिला जुलू प्रभाव आने वाले वर्षों में चक्रवात की बारंबारता की घटनाओं पर अधिक बढ़ा सकता है। पैसिफिक डेकालाइन ओसिलेशन एक प्रशांत महासागर की समुद्री दशाओं में दीर्घकालिक उतार चढ़ाव के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें 2 चरण हैं, ठंडा या ऋणात्मक चरण और गर्म या धनात्मक चरण। ठंडा या ऋणात्मक चरण जो होता है वह पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जल स्तर की ऊंचाई और समुद्र के तापमान सामान्य से कम होने के संदर्भ में आता है। जो धनात्मक चरण है उसके अंतर्गत यह ठंडे चरण के विपरीत होता है और इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाता है। पीडीओ, एल नीनो दक्षिणी दोलन और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध को देखा जाए तो इसमें ऋणात्मक पीडीओ ला नीना का चरण संयुक्त प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करता है। 2019 में पीडीओ ठंडे या ऋणात्मक चरण में प्रवेश कर गया और यह चरण मानसून के बाद महीनों में भूमध्य रेखा में अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो गए। पीडीओ परिघटना के दौरान घटित होने वाले जलवायु इंसू के प्रभावों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और यह एनसो का लाल नीला चरण पीडीओ ऋणात्मक चरण के साथ सक्रिय होता है, जिस स्थिति में मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अंतर्गत आता है हिमालय भूविज्ञान के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भीतर कम की तीव्रता में कई भूकंप दर्ज किए गए। इसमें आते हैं जैसे हिमालय के प्रमुख भ्रंश आते हैं। कौन कौन से भ्रंश है? हिमालय फ्रंटल भ्रंश, भारत का गंगा मैदान यहाँ पर है। टेथियन थ्रस्ट या छेप, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, भूटान, नेपाल ये प्रमुख इसके हिमालय के प्रमुख भ्रंश है। ये आपका जो हिस्सा है वह ट्रांस हिमालय का है या टेथिस हिमालय का इस हिस्सा है और यहाँ पर बृहद ग्रेटर हिमालय आता है और ये निम्न एवं मध्य लेशर हिमालय, बाहरी हिमालय, सिंधु त्यांग्सपू सिविनी जोन इसके अंतर्गत ये प्रमुख जोन को इस संदर्भ में दिखाया गया है, जिस तरीके से ये सिंबल है। अब आते हैं भूकंप के कारण के बारे में कि भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के साथ जो विवर्त की गतिविधियों के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप अधिक सुविध होते हैं, क्योंकि जब भारतीय प्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा की में यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही होती है तो इस कारण से यह भूकंपीय घटना देखने को मिलती है, क्योंकि भूकंपीय जो हिमालयी प्लेट है उसमें हमेशा संचलन बना हुआ है, वहाँ संचलन होता ही रहता है। तो उसके कारण जब ऊपर नीचे होती है तो उसके कारण ये जो ये भूकंप वाली स्थितियाँ हैं तब पैदा होती है। इसमें प्रमुख 3 टेक्टोनिक यूनिट है जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट आता है। यह मध्य हिमालय से लगभग 700 किलोमीटर का खंड होता है जो एमएफटी की कई शताब्दियों के विखंडन की कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप भी कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में, यह जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे पुराना भ्रंश है। यह उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है और उत्तर की ओर क्षेपित भ्रंश है जो कि एमसीटी विवर्तकीय क्षेत्र महान या लघु हिमालय के बीच में स्थित होता है। यह लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है और इसमें एचएफटी इन सबसे दक्षिण में स्थित और सबसे नया भ्रंश होता है।
अब आता है कि वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट के बारे में कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय के लिए वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट जो है यह HKH पर जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभावों को रेखांकित करता है, जिसमें आता है कि विगत दशक की तुलना में हिमालयन ग्लेशियर में 2010 में 65% से अधिक तेजी वृद्धि हुई और ग्लेशियर के तेजी के पिघलने के साथ सर्दी के मध्य हिंदू कुश हिमालय में क्षेत्र की अधिकांश नदियों में जल स्तर के चरम पर पहुंच जाएगा। इसके संदर्भ में आता है ICIMOD के बारे में कि यह एक अंतर सरकारी ज्ञान और प्रशिक्षण का संगठन है जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। यह जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम हरित अर्थव्यवस्थाओं के संधारणीय उपायों को केंद्रित करता है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान इसके सदस्य। हिंदू कुश हिमालय जो है वह लगभग 4.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मिलियन वर्ग किलोमीटर में, और यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान इसके अंतर्गत आता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहीं पर है और यहाँ पर तीसरा ध्रुव या एशिया का वाटर टावर भी इसे कहा जाता है। अब आता है कि इसके संदर्भ में सुर्खियाँ कि बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस द हिंदू कुश हिमालय पहल एशियाई विकास बैंक बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल यह नेपाल और भूटान के जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करती है और इसमें बड़ी पैमाने पर अवसंरचनाओं के विकास के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करने हेतु जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन जैसे अत्याधुनिक उपायों को बताया गया है और इन उपायों में बीमा और जोखिम हस्तांतरण आदि शामिल होते हैं। अब आता है अटलांटिफिकेशन। यह जो है वह आर्कटिक महासागर में अधिक खारा और घर में बना रहता है। अटलांटिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो यह आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अटलांटिक महासागर में गर्म जल की काफ़ी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुंच रही है और इससे आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बेरेंट सागर के कुछ भागों में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है तथा यह स्थिति आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्यतः समुद्री हिमावरण के कारण ढकी हुई है और इस हिमावरण के जो पास है, मतलब इस जो आर्कटिक महासागर का जो ऊपरी वाला पार्ट है, यहाँ पर ऊपरी परत जमी है, मतलब कि समुद्री हिमावरण की जाड़ी एक ढकी हुई है। लेकिन हिमावरण की जो नीचे वाली परत होती है वो ताजे जल की एक परत है। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर के तुलनात्मक रूप से खारे और जल की आपूर्ति हो रही है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ से जो तरंग मतलब जो जल की आपूर्ति हो रही है वह गर्म एवं खारे जल की आपूर्ति हो रही है। जलीय लवणता के मौजूद इस अंतर में परिणामस्वरूप ठंडे जल की परत गर्म व खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती है। इससे जो प्रक्रिया होती है वह ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूद हिमावरण अटलांटिक में आने पर गर्म जल के संपर्क में नहीं आता और हिमावरण पिघलने से बचा रहता है। हाल ही में आर्कटिक हिमावरण में तेजी से गिरावट पिघलने के कारण आर्कटिक महासागर में मौजूद जल की अलग अलग परतें आपस में मिल रही हैं, जिससे अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अटलांटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके शुरू होने में आर्कटिक हिमावरण और अधिक तेजी से पिघलने लगता है, जिससे अटलांटिफिकेशन का स्तर भी बढ़ता है और इससे आर्कटिक ध्रुव नामक एक प्रक्रिया भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। आर्कटिक ध्रुव की जो प्रक्रिया है यह 15 साल के एक चक्र में परस्पर बदलती रहती है। इंडियन ओशन जियोलाइड लो के बारे में या IOGL, यह जो है वह बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में ग्रेविटी होल के बनने के कारण पहचान की है। यह ग्रेविटी होल को इंडियन ओशन जियोड लो के नाम से भी जाना जाता है और यह होल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। इसके बारे में कि यह जियोइड्स पृथ्वी के औसत समुद्र में जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा वाले मानचित्र व विसंगतियों में जियोइड्स कहा जाता है। यह पृथ्वी का आकार वास्तव में गोलाकार नहीं है, यह दोनों ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी पर भूपर्पटी के द्रव्यमान में खिंचाव में भिन्नता आती है और इसके आकार में यह अनियमित बना हुआ है। यह श्रीलंका के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे कम जोर होता है और यह समुद्र वैश्विक औसत पर 100 मीटर कम होता है। यह IOGL के निर्माण में टेथिस महासागर के नितल किनारों पर ऊपर उठती हुई पिघली हुई चट्टानों के विलोम के कारण हुआ है।
अब आता है ध्रुवीय ज्योति के बारे में। लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने पहली बार ध्रुवीय ज्योति या अरोरा की एक दुर्लभ घटना को सफलतापूर्वक दर्ज किया है। IAO लद्दाख के चांगथांग के हल्ले घाटी में सरस्वती पर्वत पर एक समुद्र तट पर लगभग 14,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुवीय ज्योति एक प्रकार का भूचुंबकीय तूफान होता है और यह परिघटना सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य परस्पर क्रिया के कारण घटित होती है। कोरोनल मास इंजेक्शन की जो परिघटना होती है वह सूर्य की अरबों की संख्या में आवेशित कण निकलकर अत्यधिक उच्च गति में अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और ये क्रम जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने लगते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब आते हैं सुर्खियों में रही अन्य शब्दावली, क्योंकि शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमेगा ब्लॉकिंग एक किस तरीके की है? इसे हाल ही में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण निम्न दाब प्रणालियाँ जिम्मेदार थी। ये प्रणालियाँ नीदरलैंड के ऊपर ओमेगा ब्लॉक के आसपास निर्मित हुई है। ओमेगा ब्लॉक का निर्माण तब होता है जब दो निम्न दाब वाली प्रणालियाँ जेट स्ट्रीम के मुख्य प्रवाह से कट जाती है और इनके बीच एक उच्च दाब प्रणाली फंसी रह जाती है, तो यह प्रक्रिया होती है। अब आता है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। यह जो है इसे 2025 से 2095 के बीच 95% निश्चितता के साथ पतन हो गया है और यह अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली होती है जो उष्णकटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म धाराओं की ओर प्रसारित करती है। साथ ही यह ठंडे, खारे और सघन जल को भी उष्णकटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है और इसमें IAMOC के धीमा होने के परिणाम स्वरूप यह समुद्री संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री स्तर में वृद्धि होती है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है और यूरोप में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है ब्लू होल, जो कि वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल सिंक होल का पता लगाया। यह जो सिंक होल है यह एक ब्लू होल का तामझा नाम दिया गया और यह माया भाषा के अर्थ में गहरा पानी होता है। युकाटन प्रायद्वीप मध्य अमेरिका में स्थित एक प्रायद्वीप होता है जो मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को अलग करता है और यह प्रायद्वीप मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के कुछ हिस्से इसमें शामिल होते हैं। ब्लू होल यह वास्तव में पानी के नीचे का एक विशाल सिंक होल होता है। यह सूक्ष्मजीवी है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी इसे माना जाता है। यूरेलाइट के बारे में एक अध्ययन के अनुसार भारत में ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है। मध्य प्रदेश का ढाला क्रेटर एक ऐसी टक्कर से निर्मित क्रेटर है जो कि यूरेलाइट प्राचीन उल्कापिंडों का एक दुर्लभ वर्ग है, जिसमें पृथ्वी से टकराए उल्कापिंडों का एक छोटा घटक होता है और ये सिलिकेट की चट्टानों से बने होते हैं। इनमें ज़्यादातर ओलिबाइन और पायरेक्सिन चट्टानें शामिल होती हैं, जिनमें 10% से कम कार्बन, धातु सल्फाइड और कुछ महीन दानेदार सिलिकेट भी पाए जाते हैं। खजान भूमि जो है हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केवोसिम को खजान भूमि निर्माण के लिए पर्यावरण नियमों का पालन के लिए गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की विफलता पर प्रकाश डाला। खजान गोवा की तटीय आर्द्रभूमियाँ होती हैं जो एक निचला खारा जल जमाव वाला क्षेत्र या ज्वारी प्रभाव को प्रभावित करती है। डायल वर्टिकल माइग्रेशन यह एक तरीके का खुले समुद्र की सतह पर गहराई के बीच समुद्रों जीवों के रोजाना एक साथ ऊपर नीचे आने जाने की कहा जाता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु प्लवक शिकारियों से बचने के लिए रात के अंधेरे में आहार हेतु समुद्री गहराई से ऊपर सतह पर आ जाते हैं और यह सूर्योदय पहले से ये जीव फिर से गहरे समुद्र में लौट आते हैं। आरोही और अवरोही पवनें यह हाल की शोध से पता चला है कि अवरोही पवनें हिमालय को ठंडा रखने में भूमिका निभाती है और अवरोही पवनें जो होती है वह सघन व ठंडे पर्वतों की होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचे पठारों और हिमनदी क्षेत्रों की घाटी में बहती है। कश्मीर में चिल्ला कला की शुरुआत। चिल्ला कला एक फारसी शब्द है जो इसका अर्थ कठोर सर्दी है। यह कश्मीर में कड़ाके की ठंड तथा वाली 40 दिनों की अवधि को व्यक्त करता है। इसके बाद इसे 20 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई खुर्द या कम सर्दी की अवधि में 31 जनवरी से 19 फरवरी के बीच यह होती है और यह 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई बच्चा या बच्चा ठंड की अवधि 20 फरवरी से 2 मार्च तक होती है। शीतकालीन संक्रांति या दक्षिण अयनांत 2023 के बारे में
कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातें, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, जिसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध होता है। यह 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे छोटी होती है और पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो इस तरीके की स्थिति आती है। इसके में विषुव जो होता है और अयनांत की परिघटनाएं भी उत्पन्न होती हैं। और विषुव में यह घटना तब होती है जब विषुवत सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जहां दिन रात बराबर होते हैं। अयनांत तब होता है, दो प्रकार से होता है, एक शीतकालीन अयनांत होता है, एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन की जो घटना होती है ग्रीष्मकाल की जो होती है वह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की तरफ झुका होता है, और शीतकालीन की आपकी इस तरीके से जो आता है उसमें होती है। अब आता है नेक्स्ट फीटोमैग्नेटिक उद्गार के बारे में, कि समुद्री जल के भीतर ज्वालामुखी उद्गार के बाद जापान में एक नई द्वीप का निर्माण होता है। यह द्वीप इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी के कई उद्गार के बाद बना हुआ है, और इवोटो द्वीप पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ओगासावारा द्वीप श्रृंखला का भाग होता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस द्वीप का निर्माण फीटोमैग्नेटिक उद्गार के कारण हुआ है। ई प्राइम परत जो है पृथ्वी की कोर में सबसे बाहरी हिस्से को ई प्राइम लेयर के नाम से जाना जाता है। यह एक नई परत है। इसे समुद्री सतह में पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गहराई पर प्रवेश के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। रिंग ऑफ फायर, जो कि अक्टूबर माह में आने वाले रिंग और फायर की परिघटना घटित होती है। इसमें ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को बाधित तो करता है, लेकिन सूर्य के डिस्क को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढक देता है, जिससे सूर्य के बाहरी किनारे अंगूठी जैसे या वलयाकार दिखाई देते हैं, और इसे कभी कभी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश बाधित होता है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक पहराव के बारे में, यह जो पहराव है यह भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रयास किया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पहराव है और जिसकी लगभग 30 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म के बारे में, जो कि यह इंटरवल्स के दौरान एनर्जेटिक आयन विविधताओं के अध्ययन से अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने में मदद करते हैं। यह एक तरीके से इस प्रक्रिया होती है जो सौर पवन और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच घर्षण में उत्पन्न होने वाले ऊर्जा का एक हिस्सा मुक्त होता है। भूजल दोहन से पृथ्वी की अक्ष में झुकाव, जो कि 1993 और 2010 के बीच भूजल निकासी में पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। सेल्फ क्लाउड, यह हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फ क्लाउड दिखाया गया और यह ऑक्स क्लाउड भी कहा जाता है। ये बदलाव सामान्यतः शक्तिशाली तूफान प्रणालियों से जुड़े होते हैं और कई बार उन्हें बॉल क्लाउड, फनल क्लाउड या रोटेशन के रूप में वर्णित किया गया है। ये बादल कभी कभी कपाशी वर्षा मेघ के नीचे भी देखे जाते हैं और ये कपाशी वर्षा मेघ अत्यधिक सघन ऊर्ध्वाधर रूप से अधिक ऊंचाई तक फैले हुए बादल के कारण होते हैं और तीव्र वर्षा के कारण बनते हैं। होमो नलेडी क्या है? होमो नलेडी जो है वह नए साक्ष्यों के अनुसार होमो नलेडी के समुदाय अपने संबंधियों में शवों को दफनाते होंगे और गुफा में नक्काशीदार अर्थपूर्ण प्रतीकों को उत्कीर्ण करते रहे होंगे। उन्होंने होमो नलेडी एक विलुप्त मानव प्रजाति है जिनकी कब्रें किसी भी होमो सैपियंस के कब्रगाहों से कम 1 लाख वर्ष पुरानी है। इनकी जो विशेषताएं हैं, शरीर इनका पूर्णतः सीधे रखकर चलते हैं और यह हाथ आधुनिक मानव के समान होते हैं। नेक्स्ट आता है सन हेलो या 22 डिग्री हेलो। यह उत्तर भारत में सन हेलो या सूर्य के प्रभामंडल की घटना दिखाई गई है। सन हेलो या सूर्य के प्रभामंडल के बारे में कि यह बहुरंगी प्रकाशमय वलय होता है जो सूर्य के चारों ओर वृत्त के रूप में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। यह 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वृत्त की त्रिज्या हमेशा लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होती है। यह हेलो या प्रभामंडल का निर्माण जब सूर्य का प्रकाश इन हिम के क्रिस्टल से गुजरता है तो ये प्रकाश क्रिस्टल की सतहों में अपवर्तित हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं और यह स्थितियाँ प्रभामंडल की घटना को हिम क्रिस्टल और देखने वाले मंडल के एक निश्चित सापेक्ष अवस्थिति तथा कोण होने पर ही देखा जाता है। अर्गोलैंड, जो कि अर्गोलैंड नामक एक नए भूभाग की खोज की गई है और यह 155 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। इसे गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा भी माना जाता है। यह विवर्त की बल के कारण अलग हुआ है और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ते हुए लुप्त हो गया था।
अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के बारे में, जिसमें आता है पहले नंबर पर भारत के संदर्भ में स्थल नदियाँ। बर्फ से लद्दाख, जो कि लद्दाख के बर्फ से में समुद्री तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कोरल रीफ के जीवाश्म पाए गए हैं और दौलत बेग ओल्ड की ओर से जाने वाली एक सामरिक सड़क क्षेत्र इससे होकर गुजरती है। जोजिला सुरंग जो है वह कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नर्मदा घाटी जो है वह नर्मदा नदी में आई बाढ़ से गुजरात में हजारों लोग विस्थापित हुए और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अटलांटिक अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है और इसमें बुरहनेर, हालोन, हिरण, बंजार, दूधी, तवा, बारना, कोलार, बेदा, गोई और सांग आती है अब इसकी सहायक नदियों के तौर पर। फिर आता है कि बागमती नदी, जो कि हाल ही में इस नदी में एक नाव डूब गई थी और यह नेपाल और भारत के बीच बहने वाली सीमा पारीय नदी है। और बागद्वार नेपाल से निकलती है और अंत में बिहार में कोशी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी विष्णुमती है। फिर आती है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जो कि हाल ही में यहाँ पर भूस्खलन का सामना करना पड़ा। या सुबनसिरी अपर ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सियांग नदी, जो कि भारत सरकार की सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह लोहित और दिबांग नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। फिर आता है सुकाईपा नदी, जो कि उड़ीसा सरकार ने सुकाईपा नदी के पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है और यह नदी महानदी की सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियों में विरूपा, चित्रोपतला, गेंगटुई और लून आती है। अब आता है सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय स्थल, जैसे कौन सा, पीटरमैन ग्लेशियर ग्रीनलैंड, जो कि इस ग्लेशियर की ग्राउंडने लाइन ज्वार के आने के फलस्वरूप काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गई है। कैनेरी द्वीप समूह स्पेन, जहाँ पर टेनरिक द्वीप पर जंगल की आग की घटना देखी गई है। गिलापागोस द्वीप समूह, जो कि वैज्ञानिक अभियानों के दौरान इक्वेडोर के समूह के निकट अब तक अज्ञात हजारों साल पुरानी प्रवाल भित्ति का पता चला है। टिटिकाका झील, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण यह सिकुड़ रहा है, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर आता है रेगजेंस प्रायद्वीप, जो कि आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम रेगजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी की जोरदार विस्फोट हुआ है। रोइस और कोरफू आइलैंड ग्रीस, जो कि जंगल की आग की घटना घटित हुई है। बेरिंग सागर, और यहाँ पर एक सागर की हिम के पिघलने से पूर्वोत्तर चीन में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच परस्पर संबंध रहा है। कवाह एजेन क्रेटर झील, जो कि कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन में कवाह एजेन क्रेटर झील की अनूठी प्राकृतिक परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीरें ली हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली, जो कि सिसिली द्वीप पर अवस्थित इस ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है और यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रेटोवॉल्केनो भी है। फिर आता है विक्टोरिया झील, जो कि इस बेसिन की चरम जलवायु संबंधी घटनाएं घटित होती है और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दक्षिणी महासागर, जिसमें यह संसाधनों में बढ़ती व्यावसायिक रुचि और अंटार्कटिका के पास संरक्षण प्रयासों को विफल कर रही है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे स्थल, जैसे वानुआतू, जिसकी राजधानी पोर्ट विला है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वानुआतू द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव को संकल्प को स्वीकार कर लिया है और इसे सलाह लेने का एक प्रस्ताव दिया गया है। अब आता है डोमिनो का, जो इसकी राजधानी रोशेव है। यह दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। बोइलिंग झील भी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गर्म जल के सोते वाली भी झील है। फिर आता है टवाल की राजधानी फुनाफुटी है और यह ऑस्ट्रेलिया की टोनालू या तुवालू के साथ एक समझौता किया गया। फिर आता है पापुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी पोर्ट मोरिस्बी है और यह पापुआ न्यू गिनी में हाल ही में ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। पेरू की राजधानी लीमा है, जो कि 6 दशकों में उसके ग्लेशियर सतह का आधे से अधिक हिस्सा लुप्त हो गया है। स्लोवेनिया, जिसकी राजधानी ल्यूब्लियाना है और यह स्लोवेनिया बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि भूमध्य सागर में प्रदूषण के बचाने के लिए उपाय करता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश हो जाता है। टॉपिक के साथ साथ यह विजन IAS की जो आपकी इन्वायरमेंट की श्रृंखला है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट डे, मतलब कि जब आपका ये PT 365 आएगा तो इससे रिलेटेड इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो शायद आपका सोशल इशू का आएगा तो उसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक आपके 3 ए कंप्लीट हो गए, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमी का और ये आपका चौथा जो आता है, तीसरा जो आता है पर्यावरण का। इसको पार्ट वाइज कंप्लीट किया तो आप इसको देख सकते हैं और इस कोई PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं
और इसमें आपको और भी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि PT 365 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको इसके और अन्य की लिंक प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।